हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा, उसके हमारे ऑलरेडी कितने लेक्चर्स हो चुके हैं। हमारे पास 9 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 10th लेक्चर है। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा एंड गेमिटोजेनेसिस, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस पढ़ा। ठीक है, ये सारे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। और बेटा इनमें हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसके साथ साथ, वो हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम सभी को पता होता है जनरली क्या होता है, लेकिन हम उसके कि उसमें क्यों कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ओवरीज में कौन से चेंजेस होते हैं, यूट्रस में कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। राइट, तो बेटा इस टॉपिक की बात करें कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके बोर्ड्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हो, या फिर आप CUET की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। राइट, तो हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए और मैं आपको कोशिश करूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। किस किस में परफॉर्म ये साइकिल होती है बेटा? ये साइकिल आपके पास ह्यूमन में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है। उसके अलावा आपके पास एप्स और मंकी जो होते हैं, मंकीज जो होते हैं, उनमें भी बेटा ये साइकिल होती है। ठीक है, कौन सी साइकिल होती है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। किस किस में? ह्यूमन में, एप्स में, मंकी वगैरह जो होते हैं, उन सारे एनिमल्स में भी ये साइकिल आपके पास होती है। ठीक है, चलो तो हम यही बातें लिखते हैं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा इट इज reproductive. It is a reproductive cycle in female primates. ठीक है, ये आपके पास क्या होती है? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि सिर्फ फीमेल्स में होती है। मेल्स में बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल ये नहीं होती है, फीमेल में होती है। और किन फीमेल्स में होती है? ओनली प्राइमेट फीमेल्स में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके पास? एग्जाम्पल है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये किस किस में होती है बेटा? फीमेल प्राइमेट में होती है। प्राइमेट्स होनी चाहिए, और प्राइमेट भी बेटा कौन से होने चाहिए? फीमेल होने चाहिए। ठीक है, प्राइमेट कौन कौन होते हैं? एक तो आपके पास ह्यूमन बीइंग हो गए, एक एप्स हो गए, और दूसरा आपके पास कौन है? मंकी। ये आपके पास क्या है? ये बेटा आपके पास है प्राइमेट्स है। ठीक है, तो ये उनके इन प्राइमेट्स में बेटा कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, इतनी बात समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात और कौन सी इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन is called first menstruation begin at puberty.
पहली मेंस्ट्रुएशन कब होती है बेटा? जब हमारे में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे जो फीमेल्स होती हैं उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उनमें बेटा मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा? मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्के, ठीक है। मेनार्क कोई बोलता है, कोई मेनार्के बोलता है। तो बेटा जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल जब हमारे में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास जो लास्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। चलो, ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? द ड्यूरेशन ऑफ the duration of female reproductive cycle typically ranges from 24, कहाँ से कहाँ तक कितनी होती है? फ्रॉम 24 to 35 डेज, 24 to 35 डेज, ठीक है। आपके पास ये कितना इसका ड्यूरेशन होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल का? बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल को जो एनसीईआरटी लिखती है वो 28 डेज लिखती है, लेकिन 28 डेज में कुछ आपके पास +5 डेज भी हो सकते हैं, -5 डेज भी हो सकते हैं। मतलब कि किसी में ये साइकिल 30 डेज में कंप्लीट होती है, किसी में 20 डेज में, किसी में 24 डेज में, किसी में 35 डेज में। मतलब 30 में +- कर लो 5 का, ठीक है। इस दौरान मतलब इस टाइम पीरियड में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो बेटा उस केस में आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो ये सारी चीज़ आपको नोट करनी है, एनसीईआरटी में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और आपको इसको लर्न करना है, पता होना चाहिए मेनार्क क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने डेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे reproductive cycle is रिप्रोडक्टिव साइकिल कुछ डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड होती है, और वो फेज आपके पास कौन से होते हैं? एक आपके पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, ठीक है। देखो जो आपके पास जब रिप्रोडक्टिव साइकिल परफॉर्म होती है बेटा, तो दो ऑर्गन्स आपके पास जिनमें चेंजेस आती हैं। एक तो है आपके पास ओवरीज, राइट, ओवरीज में चेंजेस आते हैं, और दूसरे चेंजेस बेटा किस में आते हैं? दूसरे चेंजेस आपके आते हैं यूट्रस में, यूटेराइन वॉल में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हम ना दोनों के बेसिस में पढ़ेंगे, हम यूट्रस के बेसिस में भी पढ़ेंगे और हम ओवरीज के बेसिस में भी पढ़ेंगे कि ओवरीज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और यूट्रस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ना अलग अलग बता रही हूँ कि यूट्रस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है, और ओवरीज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और बाद में मैं आपको दोनों को कंपाइल करके पढ़ाऊंगी,
ठीक है, वो आपको अच्छे से, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं दोनों को कंपाइल करके पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी ने मतलब कि एनसीईआरटी इसको मर्ज करके लिखती है। कैसे लिखती है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लिखती है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ओवरीज में चेंजेस, कि ओवरीज में किस डे पे कौन सा चेंज होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी यूट्रस में किस डे में कौन सा चेंज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल कौन सा सबसे पहला चेंज है आपके पास, फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज होता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, ठीक है, पहला फेज आपके पास कौन सा होता है, फॉलिकुलर फेज। दूसरा आपके पास होता है किसमें, ओवरीज में, ओव्यूलेशन। ठीक है, आपके पास दूसरा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। एंड थर्ड आपके पास होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब ये कितने कितने दिन का होता है आपके पास, देखो फॉलिकुलर फेज आपके पास आता है बेटा 6 to 13th डे में। कौन से डे में, 6 to 13 डे, 6 से 13 दिन नहीं बोल रहे, 6th to 13th डे। जो आपके पास 1 से लेके 28 डे की साइकिल होती है, उसमें जो आपके पास 6th डे होता है, 6th डे से लेके आपके पास 13th डे, मतलब 16वां दिन और 13वें दिन में क्या चेंजेस होते हैं बेटा, कहाँ चेंजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर चेंजेस होते हैं, फॉलिकल्स में चेंजेस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ क्या होता है इस फेज में। इस फेज में होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है, 6th से लेके 13th डे में क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होता है। अभी आपको भले ही समझ ना आ रहा हो कि 1 से 5वें दिन कहाँ चले, 1 से 5th मतलब 1 से 5वें दिन में क्या होता है, तो वो भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आपको पेशेंस रखना है और वो सुनना है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब देखो 6 to 13th डे में क्या होता है बेटा, फॉलिकुलर फेज आती है जिसमें आपके पास होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, राइट। उसके बाद आपके पास 14th डे में क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है। किसी भी साइकिल का आपके पास जो 14th डे होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास ओव्यूलेशन होता है। इतनी बात समझ आ गई। 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। एंड ल्यूटियल फेज आपके पास कब आती है, जो ओव्यूलेशन के बाद के जो लास्ट के 14 डे होते हैं, लास्ट 14 डेज। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज, ये 3 फेजेस बताई। 6 से 13 दिन तक क्या होता है, 6th डे से 13th डे तक आपके पास क्या होता है बेटा, फॉलिकुलर फेज आती है जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स कहाँ डेवलप होते हैं, ऑफ कोर्स ओवरी में डेवलप होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है। अब 6 से 13 दिन मतलब 6ठे डे से 13वें दिन तक आपके पास क्या हुआ, फॉलिकल में डेवलपमेंट हुआ। एंड 14th डे आपके पास बेटा ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हुआ। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद जो बाकी के जो 14 दिन रह गए, क्योंकि एनसीईआरटी बेटा इस फेज को आपके पास 28 डेज का बताती है। कितने डेज का आपके पास बताती है, 28 दिन का बताती है। तो 28 दिन में से बेटा 14 दिन तो ये हो गए, 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, उसके पहले के इतने 6 से 13 डे का आपके पास फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ।
और बाकी के जो लास्ट के जो पूरे 14 दिन होते हैं उनका क्या काम होता है, वो काम होता है आपके पास ल्यूटियल फेज का काम। मतलब कि वो फेज आपके पास कौन सी कहलाती है, ल्यूटियल फेज कहलाती है। बिल्कुल आपको मैं बताऊंगी कि ल्यूटियल फेज में क्या होता है। अभी आप ये ध्यान रखो कि लास्ट के जो 14 दिन होते हैं बेटा, उनमें आपके पास कौन सी फेज आती है, ल्यूटियल फेज आती है। इतनी बात आप ध्यान रखो। इसका मतलब कि 14th डे ओव्यूलेशन हुआ, अब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, क्योंकि ये साइकिल कभी कभी किसी में 30 दिन की होती है, किसी में 28 दिन की होती है, बट एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड एंड एवरेज जो वैल्यू बताई है वो 28 डेज बताई है, तो हम 28 डेज के हिसाब से ही पढ़ेंगे, राइट। तो लास्ट के जो 14 डे हो गए, ये 14 दिन में आपके पास क्या हो गया, 14th डे में ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद के जो 14 डेज होंगे, 14th डे में ओव्यूलेशन हुआ, 14वें दिन में ओव्यूलेशन हुआ, अब उसके बाद 14 दिन और बच गए 28 होने के लिए, तो उन 14 डे में आपके पास क्या होगा बेटा, कौन सी फेज आएगी, ल्यूटियल फेज आएगी। इतनी बात ध्यान है, समझ आ गई। चलो अब देखो, आपके पास एक तो मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, कि मतलब ओवरीज में क्या चेंज हो रहा है। फॉलिकुलर फेज भी ओवरी में हो रही है, फॉलिकल डेवलपमेंट ओवरीज में हो रहे हैं, क्या ओव्यूलेशन भी ओवरी में हो रहा है, हाँ बिल्कुल ओव्यूलेशन भी ओवरी में हो रहा है। ल्यूटियल फेज भी बेटा कहाँ होती है, ओवरीज में होती है। अब मैं आपको बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल, क्या बताऊंगी, ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल। On the basis of मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं या फिर यूट्राइन साइकिल, ठीक है। इसमें भी आपके पास 3 इवेंट आते हैं। पहला है आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा है आपके पास प्रोलिफरेटिव साइकिल, प्रोलिफरेटिव साइकिल, प्रोलिफरेटिव, एंड आपके पास थर्ड वन आती है सेक्रेटरी फेज। साइकिल नहीं, ये फेज होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज बेटा, ये तीनों फेजेस आपके पास किस में होती हैं, यूट्रस की वॉल में होती हैं। ये तीनों फेजेस आपके पास किस में परफॉर्म होती हैं, यूट्रस की वॉल में, यूट्राइन वॉल में, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज आपके पास कितने दिन की होती है, मेंस्ट्रुअल फेज बेटा आपके पास होती है 1 to 5 डेज। कितने दिन की होती है, 1st to 5th डे। 1st to 5th डे क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। प्रोलिफरेटिव फेज होती है 6 to 13th डे, एंड आपके पास सेक्रेटरी फेज कितने दिन की होती है, 14 to 28 डेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होती है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, आपके पास फॉर्मेशन होता है बेटा। किसका फॉर्मेशन होता है,
फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंड सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलर। वेस्कुलर एंड सेक्रेटरी। देखो अब आप देखो, अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अब मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज आपके पास कितने दिन का होता है, 1 से 5 दिन, ठीक है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का मतलब कि किसी में 3 दिन की होती है, किसी में 4 दिन की होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू हर ह्यूमन के लिए नहीं है बेटा, हर एक फीमेल जो फीमेल होती है, हर एक फीमेल में ये बेटा अलग अलग दिन के होते हैं। किसी में मेंस्ट्रुअल 5 दिन के होते हैं, किसी में 6 दिन के भी हैं, किसी में 7 दिन के भी हो जाते हैं, किसी में 3 दिन के भी होते हैं, किसी में 4 दिन के भी होते हैं। ये हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। पहले तो आप इतना अपने दिमाग में ध्यान रखो, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज आपके आती है पहले 1 से 5 दिन। इस दिन जो 1 से 5 दिन होते हैं जब हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है, आप समझो कि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुएशन से, जो कि 1 से 5 दिन तक हो रहे हैं, ठीक है। अब 1 से 5 दिन तक जो मेंसेस होते हैं, तो उसके बाद बेटा जो 6th डे होता है, सॉरी 6th डे से 13 दिन तक फिर क्या होता है, 6th डे से 13th डे में क्या होता है, यहाँ पर ओवरीज में तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और बेटा यूट्रस में आपके पास प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब है कि दोबारा से एंडोमेट्रियम बनना शुरू होती है। क्या होता है बेटा, दोबारा से एंडोमेट्रियम का बनना शुरू होता है। ये बनना कहाँ पे शुरू हो रहा है, यूट्रस में, और फॉलिकल्स में आपके पास डेवलपमेंट हो रही है ओवरीज में। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ से 6 से 13 दिन में क्या हो रहा है, फॉलिकल में डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ 6th to 13th डे में क्या हो रहा है बेटा, आपके पास जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से अपने आप का फॉर्मेशन कर रही है, दोबारा से फॉर्म हो रही है। फिर आपके पास 14 से 28 दिन तक यहाँ पे क्या होता है, अब जो एंडोमेट्रियम बन गई, अब एंडोमेट्रियम जो बन गई वो बेटा अभी बन रही होती है, लेकिन 14 से 28 दिन में वो क्या हो जाती है, हाईली वेस्कुलर हो जाती है। मतलब कि वो जो बन रही होती है वो और तेजी से बनना स्टार्ट करती है और हाईली वेस्कुलर हो जाती है, कुछ हार्मोन्स का भी रिलीज करती है, ठीक है। तो इन दिनों में क्या होता है, जो 14 से 28 दिन हो रहे हैं, यहाँ पर जो यूट्रस है वहाँ पे तो सेकेंडरी फेज आ जाती है, क्योंकि ये जो यूट्रस होता है ये ये जो एंडोमेट्रियम होती है जो कि जिसका फॉर्मेशन हुआ है उसमें और ज़्यादा वो वेस्कुलर शुरू हो जाती है, और ज़्यादा उसमें ब्लड वेसल्स ऐड होने लग जाती हैं, ठीक है, और वो सेक्रेटरी बन जाती है, कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज में ओवरीज में क्या होता है, जो ल्यूटियल फेज है वो स्टार्ट होती है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल जब आपके पास ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, और बेटा वो कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, मतलब कि ग्लैंड का काम करती है जो कि आपके पास हार्मोन रिलीज करती है। तो वो जो हार्मोन रिलीज करती है वो बेटा किस में होता है, ल्यूटियल फेज में आ जाता है, इसीलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और ये हार्मोन कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ओवरी में, क्योंकि वो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो तो ओवरीज में ही रहेगा ना, तो वो चेंज भी हम कहाँ पे देखते हैं, ओवरीज में देखते हैं। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। और यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, यूट्रस में आपके पास सेक्रेटरी फेज आ जाती है कि एंडोमेट्रियम आपके पास क्या होती है उस समय पे और ज़्यादा वेस्कुलर हो जाती है, और ज़्यादा आपके पास क्या हो जाती है, सेक्रेटरी हो जाती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो बेटा कि यहाँ देखो, ठीक है, साथ के साथ डायग्राम पढ़ते हम रहते हैं। चलो देखो 1 से जो 5 दिन है यहाँ पर देखो आपके पास क्या हो रहा है, 1 से 5th डे में आपके पास क्या हो रहा है बेटा, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इतनी बात समझ आ, आपके पास यहाँ पर मतलब 6th है, 6 से लेके यहाँ पर लगभग 13 दिन तक क्या हो रहा है, लगभग 13 दिन तक, 6 से लेके लगभग 13 दिन तक आपके पास कौन सी फेज आ रही है बेटा, ये फॉलिकुलर फेज आ रही है।
कौन सी फेज आ रही है, फॉलिकुलर फेज आ रही है और प्रोलिफरेटिव फेज भी आ रही है, ठीक है। कौन कौन सी फेज आ रही है आपके पास, फॉलिकुलर फेज आ रही है और प्रोलिफरेटिव फेज भी आ रही है। देखो फॉलिकुलर फेज भी आ रही है और प्रोलिफरेटिव फेज भी आ रही है 6 से 13 दिन तक। तो ये जो फॉलिकुलर फेज है बेटा, ये ओवरीज के लिए उन्होंने वहां पर लिखा है। ये किसके लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये उन्होंने ओवरी के लिए लिखा है, ओवरी के लिए लिखा है। और ये प्रोलिफरेटिव फेज किसके लिए लिखा है, यूट्रस के लिए लिखा है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये जो इन्होंने लाइन खींची है, ये जो इन्होंने लाइन खींची है बीच में, ये क्यों बनाई है बेटा, क्योंकि 14th डे है और इस 14th डे में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन हो रहा है। इस 14th डे में बेटा क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। देखो फिर 15 से लेके ये जो बाकी के फिर से जो 29 डेज रह गए यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम बन रही थी, यहाँ पे देखो ये और हाईली वेस्कुलर हो जाती है, और हाईली वेस्कुलर हो जाती है। देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा वेस्कुलर ये हो गई है ना। तो इस फेज को इन्होंने क्या बोल दिया, एक तो सेक्रेटरी फेज बोल दिया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, और ल्यूटियल फेज बोल दिया। ल्यूटियल फेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, फिर यहाँ पे कॉर्पस यहाँ पे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, फिर आपके पास ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास कॉर्पस एल्बुकेंस में चेंज होता है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, जो कि प्रोजेस्टेरॉन आपके पास क्या करता है, अगर आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, अगर आपके पास प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब अगर जो फीमेल है वो कंसीव कर रही है, तो बेटा उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हो, क्योंकि जो यूट्रस की वॉल है वो शेड ना हो, जो ओव्यूलेशन है, जो अभी ओव्यूलेशन हुआ है, जो एग आया है उसको प्रॉपर डेवलप होने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक इन्वायरमेंट चाहिए यूट्रस में। तो उसको वो इन्वायरमेंट बेटा कौन सा हार्मोन मदद करता है उसकी वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल दिया इन्होंने, ल्यूटियल फेज बोल दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, है ना। ये वाली फेजेस आप लोगों को समझ आ गई कि 1 से लेके 5वें दिन तक मैंने आपको क्या पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है। 6 से लेके 13th डे पे आपको फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, 14th डे में आपके पास ओव्यूलेशन हो रहा है, बाकी 5th से लेके 28 और 29 डेज तक आपके पास कौन सी फेज आ जाती है, ल्यूटियल फेज आ जाती है और सेक्रेटरी फेज आ जाती है, ठीक है। ल्यूटियल फेज मैंने आपको ओवरी में बताया और सेक्रेटरी फेज बेटा मैंने आपको किस में बताया, सेक्रेटरी। ल्यूटियल फेज किस में बताया, ओवरी में बताया, और सेक्रेटरी फेज आपके पास किस में बताया बेटा, यूट्रस में बताया। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों एनसीईआरटी लिख देती है ल्यूटियल फेज स्लैश करके सेक्रेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज और स्लैश करके लिख देती है बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। तो हमको ना कंफ्यूजन रहता है, मतलब कि हमको क्या लगता है कि फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, ल्यूटियल फेज को ही सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, हमको क्या हो जाता है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सेक्रेटरी फेज अलग होती है, ल्यूटियल फेज अलग होती है, प्रोलिफरेटिव अलग होती है, ऐसे ही आपके पास कौन सी फॉलिकुलर फेज बेटा अलग होती है। इतनी बात पता चल गई, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक एक करके ये सारी फेजेस पढ़नी है, एक एक करके ये सारी फेजेस पढ़नी है। देखो अब आपके पास एक एक करके 4 फेजेस हमें कौन सी पढ़नी है, चार फेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। पहला आपके पास क्या है, ब्लीडिंग फेज,
ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ब्लीडिंग फेज। दूसरा है आपके पास फॉलिकुलर फेज, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज फिर आती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है बेटा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, फिर आपके पास आता है ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज आपके पास है, फॉलिकुलर फेज आपके पास है, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। जो ब्लीडिंग फेज होता है ये आपके पास कितने दिन तक रहता है? 1 to 5 डेज। फिर आपके पास फॉलिकुलर फेज कितना रहता है? 6 to 13th डे। और ओव्यूलेशन आपके पास रहता है 14th डे में आता है। बाकी 15 to 28 डे में आपके पास क्या रहता है? ये ल्यूटियल फेज। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके हम ये फेजेस पढ़ेंगे कि आपके पास ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है। मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। कितना है? फर्स्ट टू 5th डे में होता है, ठीक है। अब देखो आपके पास मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ठीक है। 1 से लेके 5th डे तक बेटा आपके पास कौन सी फेज आती है? मेंस्ट्रुअल फेज आती है। और मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? देखो, मेंस्ट्रुअल फेज में आपके पास ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम का। क्या होता है? क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। 1 से लेके 5th डे में बेटा आपके पास क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम वॉल का। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास जो भी साइकिल परफॉर्म होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में से कौन सी वॉल में होती है, कौन सी लेयर में होती है? सबसे इनर वाली लेयर में होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल भी उसी में परफॉर्म होती है। तो जो आपके पास पहले के जो 1 से लेके 5 दिन तक के जो पहले के 5 दिन होते हैं उनमें ब्लीडिंग फेज आती है। इसका मतलब है कि उसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। इतनी बात समझ आ गई? ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम वॉल में। इतनी बात समझ आ गई? ब्रेकडाउन क्यों होता है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेकडाउन आपके पास क्यों होता है। ब्रेकडाउन एंडोमेट्रियम का क्यों होता है? बिकॉज level of estrogen and
प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल में जब ब्रेकडाउन हो रहा होता है बेटा, तो उस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्योंकि बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए आपके पास क्या हो जाती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करके कौन रख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रख रहा है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन में डिक्रीज हो गया, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, तो बेटा क्या होता है, वो जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, आपके पास शेड होना शुरू हो जाती है। अगर उस वॉल को बरकरार रखना है, अगर उस वॉल को टूटने नहीं देना है बेटा, तो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन वहां पर होना चाहिए। मैंने तभी आपको बताया था कि जब कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास जो बनता है, मतलब ओव्यूलेशन हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, ओव्यूलेशन हो जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, उसे पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उसका काम क्या होता है बेटा, उसका काम होता है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराना। प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिलीज होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपके पास जो वॉल है 9 मंथ तक, जब तक जेस्टेशन पीरियड चल रहा है तब तक हमको मेंसेस नहीं होने देने हैं, हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने देने हैं, क्योंकि हमको बच्चे का डेवलपमेंट करना है ना। वहाँ पर वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हो जाएगी तो क्या होगा, जहाँ जो ब्लड है, जो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को बनाने में मदद करेंगी, वो सारी चीज़ें शेड होके बाहर आ जाएंगी, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, उस केस में अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल होने नहीं देने हैं। और हमको 9 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करेगा बेटा, 9 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करेगा। किसको किसको प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करेगा, यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करेगा, ताकि क्या ना हो, ताकि आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ना हो। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन आपके पास क्या करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। ठीक है, एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा करता है, होते दोनों ही कम है। ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, अब ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो गया, उससे क्या होगा, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम हो गया, क्योंकि आपके पास क्या हो गया बेटा, क्योंकि आपके पास डी जनरेट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, बिकॉज कॉर्पस डिजनरेट। आपके पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम हो गया, क्योंकि बेटा आपके पास क्या हो गया, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो गया, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास, अगर बेटा प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उस केस में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है ना। अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करता रहता है ना। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर आपके पास स्पर्म आया ही नहीं, अनमैरिड फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, स्पर्म आया ही नहीं अभी, तो क्या होगा, आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे रिलीज होगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल शेड हो जाएगी और हमारे पास मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारी चीजें क्या है बेटा, इंटरकनेक्टेड है। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है क्योंकि आपके पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब
कॉर्पस ल्यूटियम कैसे डिजेनरेट कर रही है? कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डिजेनरेट कर रही है? बिकॉज लेवल ऑफ LH डिक्रीजेस। अब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डिजेनरेट कर रही है? क्योंकि बेटा LH का आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब LH आएगा ही नहीं, जब प्रेगनेंसी है ही नहीं, जब प्रेगनेंसी होनी ही नहीं है, तो LH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपके पास LH कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा तो क्या होगा, आपके पास ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब बिकॉज लेवल ऑफ LH डिक्रीजेस, अब लेवल ऑफ LH कम हो गया, ठीक है, लेवल ऑफ LH कम हो गया, इससे क्या होगा आपके पास, अब ये LH कहां से रिलीज हो रहा है, रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। LH क्यों कम हो गया उसका रीजन भी मैं बताती हूँ, लेकिन LH कहाँ से रिलीज होता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी में आपके पास क्या होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। कुछ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि LH और FSH को कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब देखो, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा रिलीज। मैंने यहाँ पे इसीलिए एरो बताया है कि बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। अब सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, इसका रीजन ये है, एक मिनट, ठीक है, इसका रीजन आपके पास ये है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, अब आपके पास अचानक से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अचानक से प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, लोकल हार्मोन है एक, अचानक से प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अचानक से क्या होगा, फिर अचानक से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है आपके पास सेक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा आपके पास ये लोकल हार्मोन है, और ये आपके पास क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना स्मूथ मसल, मतलब कि जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल से बना होता है, तो उन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन करवाता है, ये लोकल हार्मोन करवाता है, ताकि जो एंडोमेट्रियम का जितना भी पार्ट आपके पास टूट के गिरना है, टूट के बाहर आना है, वो अच्छे से आ जाए, कुछ बचे ना, मतलब है ना, एकदम से साफ हो जाए, पूरा यूट्रस जो है वो पूरा साफ हो जाए, ताकि अगर कुछ रह जाएगा तो बेटा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन ना हो, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्लीन रहें, इसीलिए बेटा क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये क्या करवाते हैं, बेटा ये करवाते हैं आपके पास
make contraction in smooth muscle of uterine wall. To break endometrium. ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई आप लोगों को? अचानक से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज होंगे, उनका सेक्रेशन इंक्रीज होगा और वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करेंगे बेटा? वो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं, वो लोकल हार्मोन है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होना होता है? ताकि जो ब्रेकडाउन हो रहा है एंडोमेट्रियम का वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी साइकिल कंप्लीट होती है। देखो, ब्रेकडाउन हो रहा है एंडोमेट्रियम का, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास बिकॉज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस, क्योंकि आपके पास लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है। अब लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्यों कम हो रहा है? लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बेटा आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो रहा है बेटा? डीजनरेट हो रहा है। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट हो रहा है? क्योंकि आपके पास LH का जो लेवल है वो कम हो रहा है। LH का बेटा जो लेवल है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि LH का लेवल कम क्यों हो रहा है? LH कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। LH का लेवल क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना, साइकिल को दोबारा कंटिन्यू करना है, इसीलिए बेटा आपके पास क्या होता है? LH का लेवल क्या है? 14th डे में आपके पास क्या होता है? LH सड़ जाता है, बहुत तेजी से LH का इंक्रीमेंट होता है, LH सड़ जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे आपके पास क्या होता है? वो LH कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 14th डे जो होता है, अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी एक एक, जो मैं अभी तो मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, इसके बाद फॉलिकुलर फेज आएगी, तो इस तरीके से आपको हर फेज में पूरी बात पूरा जो प्रोसेस है वो समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक बात आप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपके पास एंडोमेट्रियम टूटती कैसे है, क्यों टूटती है? क्योंकि बेटा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट हो रहा है? बिकॉज द लेवल ऑफ LH इज डिक्रीजेज, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? LH मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो कॉर्पस LH का ही लेवल अगर कम होने लग जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम के साथ क्या होगा? वो डिजनरेट हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या सेक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कम हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी? एंडोमेट्रियम आपके पास ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे हम जो हमारे पास दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है? दूसरी फेज हमारी आती है फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज आती है दूसरी हमारे पास? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होती है? 6 to 13 डे, 6 to 13 डे। ठीक है, फॉलिकुलर फेज, इस फेज में क्या होता है? आपके पास डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होता है। क्या होता है?
डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होता है। इतनी बात समझ आ गई। फॉलिकुलर फेज में आपके पास क्या हो रहा है बेटा, फॉलिकुलर फेज में आपके पास हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कैसे हो रहा है, देखो आपके ओवरीज में बेटा क्या है, आपके ओवरीज में इस तरीके से बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। क्या है, इस तरीके से ये क्या है, फॉलिकल्स हैं। ये कहाँ है आपके पास, ये कहाँ है, ये ओवरीज में है। ठीक है, ओवरीज में क्या है बेटा, फॉलिकल्स ही तो है। अब क्या होगा, अब आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा। वो हार्मोन कौन सा होगा, वो होगा आपके पास FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके पास FSH रिलीज होगा। ये FSH क्या करेगा, डेवलपमेंट करवाएगा इन फॉलिकल्स में। इन फॉलिकल्स में क्या कराएगा बेटा, डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, डेवलपमेंट कराएगा इस तरीके से, इस तरीके से डेवलपमेंट करवाएगा। अब ये इन फॉलिकल्स में क्या हुआ, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अब इनमें से जो डोमिनेटिंग फॉलिकल होगा, ये कौन सा फॉलिकल आ गया, एक डोमिनेंट फॉलिकल हो गया, इसका ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। सबका अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो बेटा एक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो जाएंगी, है ना, ट्विंस का केस आ जाएगा। ठीक है, ट्विंस कैसे बनते हैं वो भी हम आगे फर्टिलाइजेशन में समझेंगे, लेकिन आपके पास जो डेवलपमेंट होना है वो एक ही फॉलिकल का होना है, क्योंकि आपके पास ओव्यूलेशन में एक ही फॉलिकल आना है, ओव्यूलेशन एक ही फॉलिकल का होना है, एग एक ही रिलीज होना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग रिलीज नहीं होने, एक ही एग रिलीज होना है, इसीलिए आपके पास एक ही फॉलिकल को बेटा, एक ही फॉलिकल में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, एक ही फॉलिकल को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और उस फॉलिकल का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, वो डोमिनेंट फॉलिकल कहलाएगा। और बाकी के ये सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाते हैं, कुछ फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होना है, ऐसे ऐसे करके सारे कुछ फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। कुछ फॉलिकल्स वहाँ पे बचे रहते हैं, जिनका हर एक महीने मतलब हर एक मंथ में आगे जाके डेवलपमेंट होना है। हर एक मंथ में बेटा एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होकर ओव्यूलेशन होना है ना, तो बाकी के फॉलिकल्स का क्या होगा, वो वहीं पे ओवरीज में रहेंगे। ठीक है, और उनमें से मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होकर 60,000 से 80,000 रह जाते हैं प्यूबर्टी के समय, है ना, डीजनरेट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये काम हो रहा है कि एक फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी सारे या तो वहीं पे रह गए या उनका डीजनरेट हो गए, वो कुछ डीजनरेट हो जाते हैं। 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स, 60,000 से 80,000 थोड़ा ना ओव्यूलेशन होते हैं हर महीने। मतलब कि अगर हर महीने भी बेटा ओव्यूलेशन होगा तो कितने होगा, कितने आपके पास, कितने ही अगर हर महीने एक एग रिलीज होगा तो कितनी, अगर एक फीमेल है, अगर 20 साल वो फीमेल क्या करती है बेटा, 20 साल नहीं, अगर आप 40 ईयर आप मान के चलो कि भाई 40 ईयर्स तक उस फीमेल को क्या करना है, कंसीव करना है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 480। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 40 साल में कितने महीने होंगे, इंटू कर लो 4 को। ठीक है, इंटू कर लो 4 को, तो कितने आ जाएंगे, 480 फॉलिकल चाहिए। तो बाकियों को तो डीजनरेट ही होना है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि बाकी के जो फॉलिकल हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अब एक फॉलिकल डेवलप हो गया, ये डोमिनेंट फॉलिकल हो गया। अब ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है ये आपके पास करता है, 2 चीज रिलीज करता है ये। एक तो ये रिलीज करता है बेटा आपके पास, एक ये रिलीज करता है इनहिबिन, रिलीज इनहिबिन, और दूसरा आपके पास क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन।
इनहिबिन रिलीज करता है और एस्ट्रोजन रिलीज करता है। इनहिबिन आपके पास क्या करता है, इनहिबिन इनहिबिट करता है इनहिबिट करता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ताकि यहाँ पे और ज्यादा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ना हो, ये डोमिनेंट फॉलिकल। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, इनहिबिन रिलीज करता है जो कि इनहिबिट करता है आपके पास एफएसएच को, ताकि यहाँ पर और फॉलिकल का डेवलपमेंट ना हो। एक ही फॉलिकल हमको चाहिए, डोमिनेंट फॉलिकल जो हमको मिल चुका है। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देगा। दूसरा ये एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, इंक्रीज करता है आपके पास, इंक्रीज करता है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और हम दूसरा इसको क्या बोलते हैं, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करेगा ये क्या काम करेगा, आपके पास प्रोलिफरेशन करेगा एंडोमेट्रियम में। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, थिकनिंग करेगा। इसीलिए हम इस फेज, फॉलिकुलर फेज को एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन वो काम करता है। समझ आ गई बात। ये कब कौन सी फेज है बेटा, ये आपके पास है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और फॉलिकल्स का जब डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर देखो, जब आपके पास फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है 6 से 13 दिन में, फॉलिकल का डेवलपमेंट तो ओवरीज में हो रहा है और यूट्रस में आपके पास क्या हो रहा होता है, प्रोलिफरेशन हो रहा होता है 6 से 13 डे। यहाँ पर आपके पास फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो ये दोनों काम आपके पास कैसे हो रहे हैं बेटा, ये दोनों काम आपके पास हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, दोनों काम हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहे हैं। जब आपके पास एक फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, अब यहाँ से ये फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, बाद में इसमें जाके ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा, वहाँ से ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो उस दौरान बेटा क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम में थिकनिंग भी हो रही है ना। डेवलपमेंट तो हो ही रहा है फॉलिकल में, लेकिन उस दौरान आपके पास क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन भी हो रहा है। तो इतनी बात समझ आई कि फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज किस तरीके से एक साथ होती हैं दोनों परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज लिखा है, आप यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज भी लिख देना। चलो, थर्ड फेज हमारे पास कौन सी आती है, थर्ड बेटा हमारे पास आता है, आपके पास आता है थर्ड ओव्यूलेशन। थर्ड आपके पास क्या आता है, थर्ड आपके पास आता है ओव्यूलेशन आता है थर्ड। ठीक है, थर्ड फेज आपके पास क्या आती है, ओव्यूलेशन फेज आती है। ठीक है, थर्ड वन इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होती है, 14th डे। फोर्टीन्थ डे में क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कैसे होता है, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, एट द, जब फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाती है, क्योंकि फॉलिकल में डेवलपमेंट तो हो गया ना फॉलिकुलर फेज में। अब एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज क्या होता है, साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीजेस।
साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीजेस, साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जब साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आपका इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एट पीक, ठीक है। जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो पीक पे चला जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे चला जाता है। मतलब ये मे बी एट 13th डे, 13th और 14th डे, ठीक है। क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अब हो चुका है, अब ओव्यूलेशन होना है। ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे होगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन अगर 14 डे होगा तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन पीक पे कब जाएगा आपके पास, 13th डे पे जाएगा या फिर 14th डे पे जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, अगर आपके पास लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया तो बेटा क्या होगा, ये आपके पास किसको सिग्नल देगा, ये क्या है, ये है आपके पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी भी कौन सी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे आ चुका है, ये क्या करेगा, ये आपके पास पॉजिटिव सिग्नल्स देगा, किसको सिग्नल देगा, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा। कौन सिग्नल देगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका है ना अब, तो ये एस्ट्रोजन का लेवल किसको सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बेटा क्या रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा। ये GnRH आपके पास किस पे काम करेगा बेटा, ये GnRH आपके पास काम करेगा इस पिट्यूटरी पे। ये GnRH किस पे क्या काम, सॉरी, ये GnRH आपके पास क्या रिलीज करवाते हैं, LH और FSH, LH एंड FSH रिलीज करवाएंगे, ठीक है। दूसरा बात है कि ये एस्ट्रोजन आपके पास पॉजिटिव फीडबैक देता है इस पिट्यूटरी को भी, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि मतलब एस्ट्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है हाइपोथैलेमस को कि भाई तुम रिलीज करवाओ, क्या रिलीज करवाओ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाओ। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH और FSH को रिलीज करवाते हैं। और आपके पास पिट्यूटरी से भी क्या होता है, पिट्यूटरी भी आपके पास क्या रिलीज करवाती है, पिट्यूटरी भी आपके पास बेटा LH रिलीज करवाती है। पिट्यूटरी से भी आपके पास क्या रिलीज होता है, LH रिलीज होता है। अब आपके पास देखो, अब आपके पास क्या हो रहा है, दोनों से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों से ही आपके पास क्या रिलीज हो रहा है, LH रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है बेटा, LH रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर ये काम आपके पास कब हो रहा है, इस 14th डे में हो रहा है, या किसी में 13th डे में भी हो जाता है, किसी में 15 डे। मैंने आपको बताया ना कि प्लस माइनस वन डे, ठीक है, प्लस माइनस एक दिन होता है इसमें, या फिर 13 डे में हो जाएगा या 15 डे में हो जाएगा। लेकिन हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं कि 14th डे। इसका मतलब है कि आपके पास जो ये LH है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास आ गया। इस पिट्यूटरी ने भी LH को रिलीज करवा दिया और यहाँ पे इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने भी हाइपोथैलेमस से FSH को रिलीज करवा दिया। अब बेटा ये FSH, ये LH बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, LH सर्ज। और इस LH सर्ज की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, लीड्स टू ओव्यूलेशन। इस LH सर्ज की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इस LH सर्च की मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो,
अब इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई कि ओव्यूलेशन कैसे होता है। ओव्यूलेशन आपके पास कब होता है, फॉलिकुलर फेज जब एंड हो जाती है तो बेटा आपके पास क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है वो आपके पास क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब एस्ट्रोजन की वैल्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है और ये आपके पास एलएच और एफएसएच को रिलीज करवाते हैं। और क्या होता है, पिट्यूटरी को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है और पिट्यूटरी भी आपके पास एलएच रिलीज करवाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ने भी एलएच रिलीज करा। अब यहाँ पे एलएच बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो एक तो हम बोलते हैं पीक, पीक का मतलब है कि अपने हाई लेवल पे आ गए, लेकिन यहाँ पे सर्ज हो जाता है। सर्ज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, जितना आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टैंकी भर के आ गया, ऐसा नहीं होता, जितना आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। तो बेटा इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज से बेटा आपके पास क्या हो जाता है, एलएच सर्ज आ जाती है तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है 14th डे में। इतनी बात ध्यान रखिए आपने। ठीक है, अब आपके पास जो फोर्थ वन है, जो फोर्थ है वो है आपके पास ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है, ये ल्यूटियल फेज होती है बेटा आपके पास लास्ट के, ये लगा लो आप 15th to 28 डेज, 15 to 28 डे। और ल्यूटियल फेज को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस फेज में आपके पास होता है, ल्यूटियल फेज में फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है बाय एलएच। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है क्योंकि एलएच का आपके पास क्या है, अमाउंट अभी ज़्यादा है ना, एलएच सर्ज आ गया था, ओव्यूलेशन हो गया, तो अभी एलएच का अमाउंट आपके पास है। ठीक है, अभी एलएच का अमाउंट ज़्यादा है, तो एलएच का अमाउंट ज़्यादा होता है तो क्या होता है आपके पास, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के लिए भी एलएच का होना ज़रूरी है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, एलएच का अमाउंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये किसका काम करता है, ये आपके पास काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बेटा किसका काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास क्या सेक्रेट करती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास हार्मोन सेक्रेट करती है। कौन कौन से, देखो, एक तो ये मेनली क्या सेक्रेट करती है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करती है। दूसरा हार्मोन कौन सा सेक्रेट करती है, ये दूसरा हार्मोन आपके पास सेक्रेट करती है एस्ट्रोजन। और आपके पास क्या है, इनहिबिन। ठीक है, इन तीन हार्मोन को कौन सेक्रेट करता है आपके पास, कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है। कौन से फेज में करता है, ल्यूटियल फेज में करता है, इसको हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ल्यूटियल फेज तो ओवरीज, ल्यूटियल फेज आपके पास ओवरी में होती है और सेक्रेटरी फेज आपके पास किस में हो रही होती है, यूट्रस की वॉल में हो रही होती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेटा आपके पास क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो भी आपके पास कुछ हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, जो कि आपके पास क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल को बनने में मदद करते हैं। ठीक है, चलो अब मेनली
प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है आपके पास, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम आपके पास मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम कैसी हो जाती है, सेक्रेटरी हो जाती है। एंडोमेट्रियम बिकम secretory एंड हाईली वस्कुलर या ग्लैंडुलर लिख दो। ठीक है, हाईली वस्कुलर या ग्लैंडुलर। कौन काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन काम करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एस्ट्रोजन का क्या काम है, मैंने आपको बताया ना क्या करता है एस्ट्रोजन, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। फर्दर थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम का। ठीक है, उसके बाद इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है एफएसएच को। इनहिबिट करता है एफएसएच को। अब एफएसएच की जरूरत हमको नहीं है, तो एफएसएच हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, इनहिबिन काम करेगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, फर्दर मैंने बताया एंडोमेट्रियम को क्या करवाता है, वो फर्दर एंडोमेट्रियम को डेवलप कराता है, उसको और सेक्रेटरी बनाता है और थिक बनाता है। ठीक है, और आपके पास प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन आपके पास एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करने का काम करता है और उसको और सेक्रेटरी बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है, वेस्कुलर बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमको एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में मैंने आपको बता ही दिया कि 1 से लेके 5 दिन तक आपके पास क्या हो रहा है। देखो 1 से लेके 5 डे तक आपके पास क्या हो रहा होता है, ये फॉलिकल थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहे होते हैं और यहाँ पर आपके पास यूट्रस में मेंसेस चल रहे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाता है, इस फॉलिकुलर फेज 6 से लेके 13 डे तक आपका फॉलिकुलर फेज होती है, जहाँ पर आपके पास जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं। देखो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 14th डे में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में देखो, ओवुलेशन के समय पे LH देखो कितना ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, FSH भी इंक्रीज होता है, लेकिन LH देखो मैंने आपको बताया था ना कि FSH भी रिलीज होता है पिट्यूटरी से। LH और FSH सॉरी हाइपोथैलेमस से GnRH जो है LH और FSH को दोनों को रिलीज करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो LH है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी रिलीज करा रही है, इसीलिए LH देखो कितना ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया और FSH थोड़ा सा, ये रेड वाली लाइन FSH की है और ये ब्लू वाली लाइन आपके पास LH की है, तो कितना ज़्यादा, और यहाँ पे LH सर्ज आ जाता है जो आपके पास क्या करवाता है, ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, फिर ये नॉर्मल अपनी रेंज में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास देखो एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई रहता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन अब यहाँ पे दोबारा से फिर से सेक्रेटरी फेज आ जाती है। ठीक है, सेक्रेटरी फेज आ जाती है जिसमें देखो आपके पास, देखो मैंने आपको बताया था ना, दिस इज ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। तो यहाँ पे मेनली प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेनली क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखो ये हुआ ना, ये रेड वाली लाइन प्रोजेस्टेरॉन की है, तो इस सेक्रेटरी फेज के दौरान क्या होता है, इस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जबकि एस्ट्रोजन का इतना इंक्रीज नहीं होता है। एस्ट्रोजन बाद में जाके थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई, और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
ये डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास क्या करता है, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम ही तो इस प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। बाद में जाके ये डीजनरेट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर आपके पास हमको प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करना है तो बाद में जाके कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, आपने मुझे अच्छे से सुना होगा तो आपको अच्छा मतलब आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं और अच्छा जो आगे जो टॉपिक्स हम लेके आएंगे उनको हम और अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने एंड पे पढ़ाई करते रहें, है ना, नोट्स को अच्छे से बनाएं और चीज़ों को याद करें, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।